बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पहले ज़रा एक फ़र्क समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है। ये कई मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है, हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी इस्तेमाल हो रही है। कई यूरोपीय ममालिक इसको इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका ने कभी किया और अब बहुत सारी रियासतों में वो इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर वो पेपर एक रवायत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन जिन मुल्कों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया है वो इसकी कामयाबी से खुश हैं। इसमें एक दो चीज़ें आप क्लियर कर दें। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल उसी तरह बैठ जाएगी जैसे आरटीएस का एक सिस्टम बैठ गया था, तो इन दोनों में आप फ़र्क समझिए। आरटीएस जो है वो एक इंटरनेट डिवाइस थी, वो इंटरनेट के ज़रिए चलता था। यानी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा लोड आ जाए उस एप्लीकेशन के ऊपर तो उसका सर्वर बैठ जाता है। मिसाल के तौर पे फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, अगर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाए, पूरी की पूरी दुनिया एकदम जुड़ जाए तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो इंटरनेट के साथ चलती है और उसका ताल्लुक इंटरनेट के साथ है। उसको हैक भी किया जा सकता है, उसको एक दूसरे से छीना भी जा सकता है, उसके अंदर वायरस भी भेजा जा सकता है। और ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि उसके अंदर जिस डिवाइस में आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें ब्लूटूथ भी होती है, उसमें वाईफाई भी होता है और उसमें इंटरनेट भी होता है, तो वो एक कनेक्शन के साथ चल रहा होता है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब पहले ये समझे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या। इसको ईवीएम कहते हैं। इंडिया ने 1982 में इसको पहली दफ़ा केरला में इस्तेमाल किया था। ये जो ईवीएम है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके साथ कोई किसी किस्म का इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता। ये दुनिया की पुरानी तरीन मशीन की एक साख्त है। ना इसमें वाईफाई है, ना इसमें ब्लूटूथ है, ना इसमें इंटरनेट है। इसका बैरूनी दुनिया से किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल यूनिट है जो एक जगह पड़ा हुआ है। जब आप उसका बटन दबाएंगे तो उसके ऊपर एक वोट कास्ट हो जाएगा। और तरीकाकार ऐसा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक वोट कास्ट करने की इजाज़त देगा वोटर को, वो वोट कास्ट करेगा और बस बात खत्म। उसके बाद अगला वोटर आएगा तो दोबारा इजाज़त मिलेगी, फिर वो एक वोट कास्ट करेगा और बात खत्म। इस तरह 5 मिनट के अंदर नताइज आपके सामने आ जाएंगे जैसे ही इलेक्शन मुकम्मल होगा। तो इस मशीन को हैक कैसे किया जा सकता है या इसके नताइज को तब्दील कैसे किया जा सकता है, भारत में इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई थी। सिर्फ 2 तरीके हैं इसके अंदर हैक करने के कि इन मशीनों को छीन लिया जाए। दोनों तरीकों के लिए मशीन छीननी पड़ेगी। मशीन को छीन के मशीन को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद या तो उसके साथ ब्लूटूथ डिवाइस लगाई जाए या उस मशीन का बोर्ड तब्दील कर दिया जाए। और इस तरह, क्योंकि ये लाखों मशीनें होंगी पूरे पाकिस्तान के अंदर, या लाखों नहीं होगी तो कम से कम 1.5-2 लाख मशीन तो होगी। अब इतनी मशीनों का कौन छीनेगा, कौन खोलेगा, कौन बोर्ड तब्दील करेगा और कौन उसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगाएगा। और जो मशीन भी खुलेगी उस मशीन का बाकायदा खुलने का पता चल जाएगा कि ये मशीन खुल चुकी है, इसके अंदर टेम्परिंग हो चुकी है। अगर ये मशीन इलेक्शन कमीशन के पास रहे तो इसमें धांधली के इम्कानात ज़ीरो है। ये भारतीय अदालत भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है। अब एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ कि या तो आप ये मशीनों वाला पूरा का पूरा जो गाड़ी जिसमें मशीनें जा रही है उसको बम से उड़ा दें तो आप इस रिकॉर्ड को गायब कर सकते हैं, या आप ये मशीनें छीन के इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। वैसे इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ने जो मशीन बनाई उसमें एक और बड़ी ख़ास चीज़ है। जो मशीन पाकिस्तान में बन रही है उसमें जैसे ही कोई आदमी वोट डालेगा, चाहे तीर पे डाले, चाहे बल्ले पे डाले, चाहे शेर पे डाले, वो जैसे ही बटन दबाएगा इसमें से एक पेपर भी निकलेगा जो पाकिस्तान में मशीन है, और वो पेपर भी मौजूद रहेगा इस बात की तस्दीक के लिए कि कितने वोट कहाँ पड़े हैं। तो मैक्सिमम सेफ मशीन पाकिस्तान ने तैयार की है और मैंने इस मशीन को स्टडी किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बेहतर मशीन है और इसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ना इसका सिस्टम बैठ सकता है, ना इसको हैक किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर सारे इकट्ठे होकर फैसला करें तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को बेहतर करे और ज़िमनी इंतखाबात में इसको टेस्ट किया जा सकता है। पहले इसको आर्जी तौर पे समझा जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। बहरहाल, और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिजली भी नहीं चाहिए आपको इसको चलाने के लिए। यानी अगर आपको लगता है कि बिजली चली गई तो लोग वोट कैसे डालेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस हर मशीन के साथ बैटरी है जो उसको कई घंटे तक चला सकती है। यानी इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद भी कई घंटे तक उसको चला सकती है। बहरहाल ये है जी पूरा तरीक़ाकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। हमारे लोग साइंटिफिकली क्योंकि उसको समझते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है, उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो पहले इस मशीन को एक दफ़ा गवर्नमेंट को चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि इस मशीन को उठा कर लाएँ कौमी असम्बली में, वहाँ पर इसके ऊपर ब्रीफिंग दें
सबको बताया कि ये मशीन क्या करती है और कैसे करती है, फिर लोगों के सवालात के जवाब उनको दिए जाएं और फिर इसको मजीद बेहतर किया जाए अगर कहीं पे गुंजाइश है तो। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है, सारे इस पे बात कर रहे हैं, यहीं से बातचीत का आगाज़ करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माहिदा हमीद साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, और नवाब तैमूर तालपुर साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका। नवाब साहब, आपसे शुरू करता हूँ। आपकी कल हुकूमत, सिंध में आपकी हुकूमत है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अगर काम हो तो वो तैयार हैं उसके लिए और वो उसमें ताउन करना चाहते हैं, लेकिन PMLN साफ कह रही है कि कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए। देखिए, धांधली से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इस वक्त जमात शोर मचा रही है वो मुस्लिम लीग नून है। जिस जमात को धांधली से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मुस्लिम लीग नून है, और वो जमात कह रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना की जाएं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएं। क्यों, आपको क्यों लगता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले रास्ते पे चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान भाई एक चीज़ बड़ा क्लियर कर दें कि हमें इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स से कोई कभी भी तकलीफ नहीं हुई है, बल्कि अगर आपको याद हो तो 2012 में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई थी खुर्शीद अली शाह साहब के अंडर, जिसमें हमारे सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ज़्यादा एक्टिव लोग थे उन सबको डाला गया था। उसमें मंसूर साहब थे, कायरा साहब थे, तो उसमें भी हमने बड़ा अच्छी तरह से काम किया था। दो हमारी लोकल वेंडर्स, एक TIP है और एक आपका टेक्सला का HEC, हमने उनसे भी कंसल्टेशन की थी, नादरा को, सारे इंजीनियर्स को, इसी पे एक लाइन पे हमने ये तभी इनिशियलाइज हुआ था, मुझे याद है। कोई इतना इंटरेस्ट, जी हाँ, फिर उसके बाद इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया। अब आज का मसला क्या है, आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई इशू नहीं है, पर मसला यह है कि हम बातचीत किसके साथ कर रहे हैं, कौन ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएगा, और इस EVM मशीन पे हम कैसा भरोसा करें जब हम जो लोग इसको हमें ला के देंगे, जो काम करेंगे, वो खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े वोट चोर डिक्लेयर हो चुके हैं, जिनके लिए पूरी पाकिस्तान की आवाम कहती है कि उन्होंने हमारा वोट, हमारा मैंडेट चोरी करके और सेलेक्ट होके आके बैठे हैं। उनके ऊपर हम कैसे भरोसा करें? क्या चोर के साथ आप एक इंसाफ की बात में आप उनको ला सकते हैं? चोर के साथ सिर्फ चोरी में आप मदद दे सकते हैं और किसी चीज़ में लेना बहुत ही मुश्किल काम है। उसमें ट्रस्ट लेवल चाहिए। आप देखें, आज 11 इलेक्शन, तो फिर बिलावल क्यों कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर ताउन करने के लिए तैयार हैं? फिर वो क्यों कह रहे हैं, वो क्यों ताउन करेंगे इनके साथ? हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं, पर हमें इन पे भरोसा नहीं है, हमें इस जमात पर भरोसा नहीं है, हमें इस जमात के प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक एक भी ऐसा सच्चा वादा नहीं है जो इसने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया हो, तो हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब रिफॉर्म्स चाहते हैं, पर रिफॉर्म्स हम इनके साथ बैठ के नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं रिफॉर्म्स तब आए जब हम एक बेहतर पोजीशन में हो रिफॉर्म्स लाने के लिए, जब एक साफ सुथरे लोग बैठे हुए हो, जो हमें पता हो कि एक मिनट तैमूर तालपुर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये वाले इंतखाबात हो जाएं, इसके नतीजे में कोई और हुकूमत बन जाए और फिर आप लोग अगर हुकूमत में आ जाएं, तो फिर आप लोग या PMLN हुकूमत में आ जाए या कोई अच्छे लोग हुकूमत में आ जाएं, तो फिर आप रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। इन इंतखाबात में इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो आपके ख्याल में चोर हैं, तो उनके साथ बैठ के इस्लाहात नहीं आ सकती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम अभी ले आएंगे। वैसे भी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जो है जब चाहेंगे, असद उमर साहब ने उनकी स्टेटमेंट बड़ा खुले वाजे करके बताइए, वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, वो असम्बलियाँ तोड़ दें। जो भी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो भी तरीकेकार से कोई डेमोक्रेटिक इलेक्ट आदमी, सर आइन में तरमीम तो नहीं कर सकता? एक मिनट सर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आइन में तरमीम नहीं कर सकता सर, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। पर आइन में तरमीम नहीं हो सकती, तो फिर ये अमेंडमेंट के तौर पे भी तो नहीं आ सकता ना। अमेंडमेंट भी तो हम इनको लाने नहीं दे सकते, इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है आने की, यानी कि हमें फिर इसी तरह से यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सर एक मिनट सर, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए आपने इन्हीं के साथ मिलकर, इन्हीं चोरों के साथ मिलकर आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी थी, तो तब तो आपने नहीं कहा कि इसको बाद में तय करेंगे। चोरों के साथ मिलकर क्यों आर्मी चीफ की एक्सटेंशन करें? हमने अच्छा काम बुरे आदमी के साथ मिलकर भी हो सकता है सर। सभी देखिए इमरान भाई, जब सब इस कश्ती में सवार हो गए थे बगैर हमें बताए हुए और कश्ती अपने रूहे रवां थी मंजिल की तरफ, तो हम तो सिर्फ बैठने वाले थे, हम कश्ती चलाने वालों में से नहीं थे। आपको याद होगा कश्ती किसने चलाई थी? सर लेकिन आपका चप्पू बड़ा तेज चला था, मुझे याद है अभी भी। मैं एक मिनट गवर्नमेंट से पूछ लूं सर, आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, एक पार्टी तो कह रही है रिफॉर्म्स लानी ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, जरूरत नहीं है रिफॉर्म्स की। दूसरी पार्टी कह रही है लेकर आनी है, लेकिन आपके साथ नहीं लेकर आनी है, आप चोर हैं।
इमरान साहब, बड़ी अजीब मंतक है। एक तो ये कि अगर वोट चोर की बात है तो आज के दिन या इस हफ्ते में वोट चोरी का सबसे बड़ा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लग रहा है, जिनके साथ बैठने वाली पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात इनको वोट चोरी का सुबह शाम इल्ज़ाम दे रही है। वो कह रही है कि सईद गनी ने महकमा तालीम के ज़रिए वोट चोरी किया, और ये आज की बात है। लिहाजा अगर वोट चोरी का कोई इल्ज़ाम है तो आज तो पीपल्स पार्टी पे। दूसरी बात, बड़ी अजीब मंतक है। इलेक्शन में धांधली होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन इलेक्शन को ठीक करने के लिए हमने कुछ नहीं करना। भाई दो बातें हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ जाएं। अब नून लीग तो चलो, उनको तो पढ़ाई लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हाथ से लिखा हुआ पटवारी निज़ाम चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी में तो पढ़े लिखे लोगों की जमात है। मुझे आप बता दें, पूरी दुनिया में सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अब जो है वो टेक्नोलॉजी पे आ गई हैं, सारी ईमेल्स टेक्नोलॉजी पे आ गई हैं, सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही हैं। आपको क्या खौफ है कि इस कंप्यूटर से क्या कुछ जिन निकल आएगा? तो हम ये कहते हैं, हम आपके सामने ऑप्शन रख रहे हैं, आप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कोई मशीनें चूज करने में बात करें। दूसरा, हम कह रहे हैं कि 90 लाख जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर भेजते हैं हर साल, आप उनको आपने सिस्टम से बाहर रखा हुआ है, उनको लेके उनको हम लाना चाह रहे हैं। आप कह दें कि आप उनको नहीं लाना चाह रहे ताकि आपको पता चले, आप सामने आए। फिर हमने जो तजावीज़ रखी हैं, हमने वो पार्लियामान के सामने रखेंगे। आप आए, आप कह दें ये ठीक है, ये गलत है, यहाँ हमें जो है ना वो इतफाक है। मुस्लिम लीग नून की तो एक ही लॉजिक है इमरान, जिस इलेक्शन में वो जीतें वो इलेक्शन फेयर, जो हारेंगे वो इलेक्शन दादली का। जिस इदारे से, जिस अदालत से उनको जमानतें मिले वो अदालत ठीक, दूसरी अदालत बुग़्ज़ से बरी है, दूसरी अदालत में किसी का लिखा फैसला पढ़े जा रहे हैं, उनके पीछे कोई और है, उनकी मर्जी हो, उन पे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। लिहाजा इनकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जो हमने कहना है इन्होंने मुखालफत करनी है, लेकिन दे स्टैंड एक्सपोज टुडे इन फ्रंट ऑफ 22 करोड़ लोगों के सामने, ये एक्सपोज हैं। आज पार्लियामान की बात करने वाले पार्लियामान के इख्तियार को इलेक्शन कमीशन को देना चाहते हैं। आज पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करने वाले अपना इख्तियार अदालतों को देना चाहते हैं। वो अपना इख्तियार जो है मुख्तलिफ देना चाहते, लेकिन वो पार्लियामान में बैठ के हमें फेस नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने इनको दावत दी है, और इनको चाहिए कि ये आए, ये कहें कि एक वादा उन्होंने यहाँ गलत है। सर, एक वादा उन्होंने, एक आखिरी बात, इनको पता है कि 2023 में ये फारिग हो जाएंगे, पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाएगी। लिहाजा रोने पिटने का कोई ना कोई बहाना रखना चाह रहे हैं। कमाल हो गया जी, ठीक है। अच्छा, 2023 आएगा तो देखेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, हम लोगों से मीडिया से वादा किया था, पिटने का बहाना रख रहे हैं आप लोगों ने, जब हम आपसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूछ रहे थे सेनेट इंतखाबात से पहले, तो आप लोगों ने कहा टाइमिंग ठीक नहीं है, इनकी बदनीयती है, क्योंकि सेनेट का इंतखाब आने वाला है, ये हार के डर से इस वक्त करना चाह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आप पहले सेनेट का इलेक्शन करवाएं, उसके बाद हम इनके साथ बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे। अब आप अपनी बात से मुकर गए। जी, हम समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो पीएमएलएन ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो पिछली दफ़ा पीएमएलएन ने करवाए थे गवर्नमेंट में, उसमें पीटीआई भी शामिल थी, उसमें अपोजिशन की सारी पार्टी शामिल थी। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किधर हैं और उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा? दूसरी बात यह है कि जब आप पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प समझते हैं, आप सारी पार्टीज़ को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया हुआ हो आपने, और साथ साथ आप पार्लियामान चला नहीं सकते एक दिन से ज़्यादा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेके जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे? एक बंदा तो इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं कर सकता, उसे इमरान खान कहते हैं। इमरान खान साहब को करना चाहिए था ना 3 साल कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलना है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्लियामान में जगह देनी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इंतकामी हरबों का निशाना नहीं बनाना चुप कराने के लिए। नहीं, एक मिनट, आप लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। देखिए, मेरा सवाल है मेरा, आप लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग इकट्ठे बैठे और एक दूसरे से प्यार करें, लेकिन जब कोई पाकिस्तान के लिए काम करना होगा तो आप लोगों को पाकिस्तान नहीं, वो मुझे नजर आता है आप लोग सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो सारी पाकिस्तान को पता है, वो बताने या पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी यार सुन ले,
आप लोग एक दूसरे से लड़ते रहें, बेशक बेशक लड़ते रहें, लेकिन जब कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छा काम हो रहा हो तो तब तो आप इकट्ठे हो सकते हैं ना। या तब आप ये कहेंगे कि क्योंकि ये मुझे नहीं बुलाता इसलिए मैं अब भी नहीं आता। ये तो बचकाना एटीट्यूड है। देखिए, मैं ये बचकाना एटीट्यूड नहीं है, बात ये है कि इर्फ मैं आपको बता रही हूँ इमरान के जो नफरत के बीज बोए हैं वो इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब की पार्टी ने बोए हैं। जो डिफरेंसेस और जो सारा बाइफिकेशन हुई है पार्लियामेंट में कि कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता, वो भी इमरान खान साहब ने शुरू किया है। और जो नफरतें इस तरह की होती हैं उसको हम छोड़ के बात कर रहे हैं कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पिछली दफा कराए थे। हम गवर्नमेंट से पूछ लें कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किधर गए। जी किधर है जी? सदाकत भाई साहब किधर है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? पिछले वाले भी शामिल थी, PMLN भी शामिल थी। और अब मैं नहीं, मुझे एक मिनट बात करने नहीं, आप पूछे ना उनसे, मायदा साहब आप उनसे पूछे कहां है? लिखे हम तो एक मिनट हम तो पटवारी है ना, तो पढ़े नहीं, अल्लाह ना करे पटवारी। थोड़ी एक ब्रेक ले लें, मेरे ख्याल में ब्रेक लेके वापस आए फिर आप बात कर लें। ये शुरू कर लें, आप एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मायदा मीर साहब, देखिए जो काम करने होते हैं वो तो आप लोग कर लेते हैं मिलजुल के। यानी सेनेट का इलेक्शन है वो भी आप लोगों ने लड़ लिया उसी असेंबली से, उसी असेंबली के अंदर बाकी सारे काम भी हो जाते हैं। जब एक्सटेंशन थी आर्मी चीफ की तब भी आप लोग आ गए, आपने कहा जी मुल्क के फ़ायदे के लिए है। तो ज़रा कड़वा घूंट करें, आपको हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे के चेहरे पसंद ना हो, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म इस मुल्क के फ़ायदे के लिए हैं, वो मिलके कर लें, आप लोग बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा। क्या बर्दाश्त कर लें? आप मुझे बताएं ना, क्या बर्दाश्त कर लें? एक तरफ आपके जो हैं मेंबर असद उमर साहब कह रहे हैं हम पार्लियामेंट को तोड़ देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले आएंगे। ये मुझे समझ नहीं आती, इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है या इनके दोनों बातों में तजाद है या कोई कन्फ्यूजन है। जिस तरह हर चीज़ में कन्फ्यूजन है, इसमें भी कन्फ्यूजन है। हम इस कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हों? मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके किए गए थे। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स निकालें ना, वो किधर है? नहीं काम कर रहे हैं ना, इसलिए तो आप कह रहे हैं कि धांधली हो रही है आपके साथ बार बार। हम कड़वा घूंट पीने को तैयार है, आप भी कड़वा घूंट पिए ना। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म निकालें जिसमें आपकी मर्जी भी शामिल थी। आप तो किसी को इकट्ठे बैठा नहीं सकते, कोरोना पे नहीं बैठा सकते, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कैसे इकट्ठे बैठाएंगे? एक बंदे की डिसीजन नहीं हो सकती कि जौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे और वही रिफॉर्म्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं। ये पूरी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और इमरान खान साहब में ये एबिलिटी नहीं है। जी सदाकत अब्बासी साहब, अब कैसे इकट्ठे बैठाएंगे? कैसे? वो कह रहे हैं 2017 वाले किधर गए? अगर अवाम की इनको चुप कराए ना जी, अब आपने बात कर लिया 2017 वाले किधर गए रिफॉर्म्स? देखिए, एक तो बड़ी हैरान कौन बात है इमरान, मैंने इनको पटवारी नहीं कहा था, मैंने कहा पटवारियों की तरह किताबें लिखने की बात की थी। इन्होंने कहा हम पटवारी हैं, मैं इन्होंने नहीं वो नहीं है कहना चाह रहा था। दूसरी नहीं मैं कह रहा हूँ वो एक पटवारियों का तरीका था ना, जो किताबों में लिखते थे, आज कंप्यूटराइज हो गए, तो मैंने वो हवाला दिया था। दूसरी भाई आप इस पे डिस्कशन ना ही करें, मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि आप पढ़े लिखे हैं ना, तो बता दें आज महंगाई किधर पहुंची हुई है। अब आप मुझे बोलने देना, जाए मैं उस डिस्कशन पे जाऊंगी तो फिर आप शर्मिंदा होंगे। जितना आपने 10 मेरी बारी है तो आप भी अपने प्राइम मिनिस्टर को समोसे वालों के पास भेज दिया था सुबह। अच्छा, आप जरा आपने बात कर ली तो आप मेहरबानी करें मैं बोलूं। इमरान, दूसरी बात बड़ी अजीब उन्होंने की, हमारे वाले इलेक्टोरल रिफॉर्म को ही निकालें। बीबी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गए थे, उनके मुताबिक 2018 का इलेक्शन हुआ, उस पर आप लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म किए थे। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म किसी किताब का नाम नहीं है, ये इंतखाबी इस्लाहात होती हैं, वो आपने की थी, कानून बनाया था, उसके तहत इलेक्शन हुए। आप खुद ही, आपको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि आप जो इलेक्शन आप हार जाएं उधर धांधली होती है। जिस अदालत से आपको सजा मिले वो अदालत बुरी होती है, उनके पीछे तो धांधली निकली नहीं है, धांधली निकली नहीं है जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में गायब हो गए थे। बात तो धांधली निकली नहीं है। बीबी अपनी बारी पे बोल जब फॉर्म 45 और फॉर्म 46 गायब हो जाएंगे, धांधली नहीं निकली। बात तो मुकम्मल कर दें आप जी, जल्दी से बोलें, जल्दी बोलें फिर। बात जिस इलेक्शन में जिस अदालत से आपको जमानत मिली है वो अदालत ठीक है, जिस अदालत से आपको सजा हुई है, आपको चोर डिक्लेयर किया, आपको गॉडफादर का, आपको सिसिलियन माफिया का, आपको करप्ट का, आपको इश्तिहारी का, आपको भगोड़ा का, वो सारी अदालतें बुरी हैं। आपने उन पे हमले किए, उनको सड़कों पे जाके उनके बारे में तस्दीक की। आप कहने की बात है, समझाने की बात है
अगर अब ओहो, मैं बीवी माफियात तो की बात करने देना। शुरू करूंगी तो समझाने फिर की खत्म बात ही नहीं यह होएगी। है कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वोट के तकद्दुस की बात करते हैं, तो ये हमें इलेक्शन कमीशन में नहीं करना, पार्लियामान में करना। आप भले आए, आप हमारी मशीन को रिजेक्ट कर दें, अपनी मशीन ले आए, हमारे कवानीन के बारे में कमेंट करें। हमने रिजेक्ट हम कर कहते दिए। हैं कि 90 लाख जो बैरून आपको रिजेक्ट करेंगे, तो आपको जिस तरह आप रिजेक्ट हो गए, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आप शोर करते हैं धांधली का। धांधली को ठीक करने के लिए जब कानून साजी की बात आए तो आप भाग जाते हैं। आप जब हर कानून के वक्त आप आपके एनआरओ मांगते हैं, अब आपको पता है एनआरओ नहीं मिलेगा, इसलिए आप भाग रहे हैं। पार्लियामान में आए, अवाम ने आपको जितना भी मैंडेट दिया है, अगली बार ये भी नहीं मिलना। बुरा क्या है अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? जिम्मेदारी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपना दुश्मन बना लिया है। देखिए पीपल्स पार्टी कम से कम ये तो कहती है, पीपल्स पार्टी कम से कम ये तो कहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी चाहिए। कोई पार्टी आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, मुल्क का दुश्मन क्योंकि जब समझते आपके थे, साथ कोई लेकिन हम बैठता है तो आप बैठ के कहते हैं वो एनआरओ मांग रहा है। तो आप मांग रहे थे इसलिए कह रहे थे, नहीं मांगेंगे तो नहीं कहेंगे। आपने 34 पॉइंट नैब के ऑर्डिनेंस में, नैब के जो कानून बंदा में बैठे, आपने चेंज करने की बात की। बैठे, आप ना मांगे, बैठे, जो आपके साथ कह बैठे, आप दें, उन्हें कहते हैं कि वो एनआरओ मांग आप रहे हैं। मीडिया पे कह दें कि आपके साथ आप कौन नैब के इलेक्टोरल कानून को रिफॉर्म नहीं पे छेड़ना बैठेगा? चाहते, बताएं ना। हम आपको बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज हम आपको बताएं, बदनाम नहीं तैमूर करेंगे। तारपुर साहब मुझे एक आप चीज बताएं, publicly तैमूर तारपुर साहब मुझे एक चीज बताएं। आज काशू बासिया में चौधरी मंजूर साहब भी कह रहे थे और पीपल्स पार्टी ये बात पहले भी कहती रही है कि धांधली सिर्फ पीटीआई को जितवाने के लिए नहीं हुई, पंजाब में बहुत सारी धांधली पीएमएलएन को जितवाने के लिए भी 2018 के इंतखाबात में हुई है। और वो पीपल्स पार्टी के लोग क्लेम करते हैं कि उनको इस बात का पता है कि कहाँ कहाँ जितवाया गया है, और वो कहते हैं कि हम बता भी देंगे अगर हमें मजबूर किया गया तो। अब पीएमएलएन को आपने ये धमकी तब दी है जब कराची के अंदर उन्होंने आपकी चोरी पकड़ी है बकौल उनके, इससे पहले कभी आपने ये तस्करा नहीं किया। देखिए पहली बात तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि कराची में जो कुछ हुआ, जो इलेक्शन हुई आपके सामने, अगर धांधली होती तो आपके कैमरा की आंख, मीडिया की आंख से बच नहीं सकती। जो डस्का में हुआ आपके सामने है, लोगों की जानें गई, अमवात हुई, लोग शहीद हुए, लोगों के सर फटे, लोगों की टांगें टूटी, अमला गायब हो गया कराची में। इससे मेरे ख्याल से बेहतर और पीसफुल इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं है, और रिजल्ट आने तक सब बड़े खुश बैठे हुए थे। अगर पीपल्स पार्टी जीत गई नून लीग से तो कौन सा हम 10,000 की लीड से जीते हैं। मैं तो शुरू से कह रहा था कि दो ही सियासी जमातें हैं, दो ही सियासी ताकतें हैं, वो एक पीएमएल है, एक पीपल्स पार्टी है, तो इन दोनों में से एक को जीतना है। तो मेरे ख्याल से अगर पीएमएल 500 वोट पे जीत जाती तो मैं जरूर उनको मुबारकबाद देता, जीतने की बजाय इसके कि मैं इल्जाम लगाऊं। बहरहाल हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी का अपना ख्याल है। मुझे नहीं पता, जहां तक मुझे पता है सिंध के अंदर जिस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती की गई, जिस तरह से हमारे लोगों को तंग किया गया, और जिस तरह से हमारे लोग अरेस्ट किए गए इलेक्शन से 4-5 दिन पहले तक, तो बहुत ही बड़ी ज्यादती। और मैंने जो सुना कि पंजाब में वही हालात थे जो मंजूर साहब ने कहा, मेरे ख्याल से वही बेहतर क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब्बासी साहब मेरे भाई ने भी बताया कि 22 करोड़ अवाम की जो बात है, तो 22 करोड़ अवाम ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया जी। अगर मेरे ख्याल से कोई भी जमात आज पावर में होती, जिनका प्राइम मिनिस्टर होता और 4 सूबों में उनकी जो है हुकूमतें होती और एक जगह नहीं होती, तो जब आपके 11 कैंडिडेट 11 बाई इलेक्शन हार जाएं, तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल से आपको सर आपको याद है पीपल्स पार्टी कितने हारी थी अवाम के बारे में? डू यू रिमेंबर सर पीपल्स पार्टी कितने इलेक्शन हारी थी जिमनी? लगातार हार रही थी और हम बता रहे थे कि ये हार रहे हैं आप लोग। हमने कभी 11 इलेक्शन एक साथ नहीं हारी। हाँ, हमने 11 नहीं हारे होंगे, लेकिन हारे थे, लगातार हारे हमारे थे। साथ ज्यादती हुई है। 11 इलेक्शन मैं समझता हूं आप पूरी हिस्ट्री निकाले पाकिस्तान की, कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जमात 11 इलेक्शन नहीं हार चुकी है। ये एक ही जमात है जिसने 11 इलेक्शन हारी है, और आज दूसरी 22 करोड़ आवाम की बात हमको बता रही है। तो हम पे ये बातें सूट नहीं करती। आप मेहरबानी करके जो वादे आपने किए थे ना, आप सिर्फ वो वादे पूरे कर दें। सब गलत, मैं एक चीज क्लियर कर लें सर, पीएमएलएन को ये लगता है कि जो गेम डस्का में हुई वही गेम कराची में हुई। डस्का में भी तरीके से खेला गया, कराची में भी उसी तरीके से वारदात डाली गई। एक्चुअली आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, उसी के अंदर आप भी नकब लगाते हैं जिसमें नकब लगाती है पीटीआई। ये पीएमएलएन का मानना है। इमरान भाई मुझे आप एक बात बता दें कि अभी सिंध के अंदर कितनी सीटें नून लीग ने जीती हैं? 10, 20, 30 कि एक सीट अगर वो हार गए तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैं मानता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीते थे, उनको जबरदस्ती हराया गया था वाडा की वजह से। और फिर सर अगर शहबाज शरीफ ये इलेक्शन जीते थे तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपका उम्मीदवार बहुत बुरी तरह हारा था और आपका इस हल्के के अंदर कोई स्टेक नहीं था। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करें,
इस इलेक्शन के बारे में, तो 2002 में भी 15,000 वोट उठाए थे पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने 2100 वोट उठाए थे। अगर आप देखें इस इलेक्शन को 2008 में, तो 63,000 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हटाए थे, बहुत कम वोट नून लीग ने उठाए थे। 2013 में हमने 19,000 वोट फिर उठाए। तो ये एक ऐसी सीट है जो हमेशा एक तरफ दूसरी तरफ जाती रहती है, और ये बेसिकली सीट है लेबर्स की। बल्दिया लेबर कॉलोनी है। लेबर कॉलोनी में मुफ्ता इस्माइल साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे शख्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पर वो एक बिजनेसमैन है। वाडा आया, वाड बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका सिर्फ शौक पैसा कमाना था। इनको चाहिए था अपने लेवल का आदमी जो अवामी बंदा हो, एक जाला चाहिए था, हमने उनको मंदोखल दे दिया जो जाला है उनकी तरह है। और आप देखें किसी एक पोलिंग पे किसी का सर फटा हो, किसी एक पोलिंग पे किसी से ज्यादती हुई है, कोई हमारा एक एजेंट को चोटें लगी हो, या कोई तो एक कैसे धांधली हुई फिर मायदा, फिर कैसे हुई धांधली? कैसे हुई धांधली? वो कह रहे हैं कि डस्का से तो ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, फिर आप कैसे कहते हैं धांधली हुई है? देखिए, डस्का में तो जो है पीटीआई ने अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया ना। आपकी वहां की जो हुकूमत थी, सिंध में तो वो नहीं हुआ ना, कराची में तो वो नहीं हुआ कर दिया। नहीं, अब वहां की भी मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। कराची में जो है आप देख रहे थे ट्रेंड, 10-11 बजे तक मुफ्ता इस्माइल साहब आगे थे, और पीपल्स पार्टी के मेंबर जो हैं वो सेकंड नंबर पे थे। डिफरेंस चाहे थोड़ा हो बड़ा हो, लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब आगे थे। अब हमारी रिजर्वेशन ये हैं कि 45 आउट जो हैं 276 फॉर्म्स में से उनमें पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स नहीं थे। जो फॉर्म 46 था उस पे जो है बाय लॉ जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स होते हैं, वो जो हैं वो सिग्नेचर्स नहीं थे। अब ये है कि और ओवर 30 फॉर्म्स जो है पोलिंग एजेंट्स ने जो दिए वो डिफरेंट थे जो ऑफिशियली ईसीपी ने दिए हैं। तो ये धांधली जो अंदरूने खाना हुई थी, वो अब जिम्मेदारी बनती थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, क्योंकि वो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वो नहीं, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में धांधली की है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारी रिजर्वेशंस हैं, और अगर ये हमारी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब या तो पीपल्स पार्टी ने धांधली से सीट जीती है। मैं क्लियरली कह रही हूँ, मैं इमरान में क्लियरली कह रही हूँ कि देखिए, जो भी हुकूमत वहां पे उस वक्त है, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साफ और शफाफ इलेक्शन। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की नहीं है। इमरान भाई, मैं अगर थोड़ा मुझे आप 1 सेकंड दे दें, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की भी नहीं, नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, बस उनकी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, उनकी इलेक्शन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत का। अगर इनके कोई मेंबर जो हैं वो तालीम के के इदारे को इस्तेमाल करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ एक्शन ले। मायदा, इसको एक दफा स्टडी कर लें इलेक्शन कमीशन के लॉ को। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने हमारे कहने पे हमारी रिजर्वेशंस पे, एक तो डस्का पे भी जब हमने अनकवर किया, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट। जी नवाब साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, जी नवाब साहब क्या कह रहे हैं? देखिए जी, एक तो मैं आपको ये बात बताता चलूं, मैंने 3 इलेक्शंस लड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जीती, और मेरे वालिद साहब ने शायद 7 या 8 इलेक्शंस लड़ी हैं, आधी तो उनकी भी मैं उनके साथ रहा हूं। तो हमें इतना पता है कि जो फॉर्म 47 होता है, ये जरूर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उस पर साइन करना है, पर ये जिम्मेदारी हमारे एजेंट्स की होती है। अगर किसी पोलिंग से मेरा कोई एजेंट फॉर्म ले आए बगैर 47, तो उसमें मैं इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं गर्दन से पकड़ूंगा अपने एजेंट को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये फॉर्म बगैर साइन करवाए ले। ये पीपल्स पार्टी या नून लीग या किसी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी आप दूसरों पर नहीं लगा सकते। ये शायद गलती हुई थी, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि हालांकि मुफ्ता इस्माइल साहब ने इनाम इकराम का ऐलान भी किया था कि मैं पैसे दूंगा अपने पोलिंग एजेंट्स को। उन्होंने जलसे में ऐलान किया था कि अच्छा काम करने वाले पोलिंग एजेंट्स को हजारों रुपए का उन्होंने इनामात का ऐलान किया था। इसके बावजूद वो दस्तखत लेकर नहीं आए, तो आप कह रहे हैं कसूर उनका है। चले ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक लें, अभी आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मायदा अमीन साहब, आपने कहा कि ये ईवीएम आप लोगों ने कर दी है रिजेक्ट, यानी मुस्तरद कर दी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किस बुनियाद पे की, जरा थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें, क्यों आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? पूरी दुनिया ने कहा है कि वो गलत है। किसने, कैसे? कोई फैसला, कोई चीज, कोई हवाला पेश कीजिएगा। पूरी दुनिया ने रिजेक्ट किया, आप इस पे रिसर्च कर लें। मैंने कर ली जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। हो सकता है आपकी और मेरी रिसर्च थोड़ी मुख्तलिफ हो। ने खुद इस मायदा इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है, अमेरिका में कैसे होता है
इलेक्शन कमीशन ने खुद इस चीज को रिजेक्ट किया है और कि ये अभी वर्केबल नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट तो नहीं हम किया, इसको कैसे एक्सेप्ट उन्होंने इस पे सवाल उठाया है। आरटीएस का सिस्टम था उसको एकदम बिठा दिया गया था 2018 के इलेक्शन में, वही काम करने चले हैं हमारे साथ इस दफा भी। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये मशीन बैठ जाएगी? नहीं, हमें ये नहीं लगता, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन से भी पूछ लेना, वो ये इलेक्शन कमीशन ने अपने कोई तहफुजात सामने रखे हैं। मेरी अर्ज सुने, इलेक्शन कमीशन ने अपने कोई तहफुजात रखे हैं, जो है वो उनको उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी। आप अपनी वजह बताएं कि आपको क्यों लगता है कि मशीन फारग है? हमें इसीलिए लगता है कि हमने इलेक्शन कमीशन हम पूरी दुनिया में इसको रिजेक्ट किया गया। मशीन बदल कहाँ रिजेक्ट किया गया? कहाँ रिजेक्ट किया गया? मुझे बता दें कहाँ पे आपको लगता है? इमरान, हम मशीन बदल देंगे, इनकी मर्जी के ले आएंगे। ये बता दें कौन सी मशीन चाहिए? इम्प्लीमेंट नहीं, एक मिनट भाई, इतनी चीखें ना मारें। आपने आरटीएस सिस्टम बिठा के अपने आप को हुकूमत में ले आए। बात ये है कि देखिए, जब तक जो है वो आप लेके आए थे, हम नहीं लेके आए। ये आरटीएस सिस्टम आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिजल्ट में आया था। पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ भी, उसका वो चलाया। अच्छा, एक मिनट पहले मैं जरा आरटीएस का आप लोगों को बता दूं, मेरे ख्याल में ना हुकूमत को पता है ना अपोजिशन को पता है। आरटीएस एक सिस्टम था, इसके तहफ्फुज़ात भी दिए। आरटीएस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, ये एक इलेक्शन के नताइज अनाउंस करने की एक एप्लीकेशन थी जिसके जरिए से मालूमात की फराहमी तेज होनी थी। वो उसमें इलेक्शन के नताइज अनाउंस किए गए थे, आपको लगता है उसमें धांधली नहीं हुई थी? नहीं, मैं आप मायसा वो क्यों बैठ गया था? खुदा का वास्ता वो बात करें जो आम आदमी को समझ आए। तो वो क्यों बैठ गया था? मायसा आरटीएस एक एप्लीकेशन थी, उसका इलेक्शन से कोई, वो सिर्फ इलेक्शन अनाउंस करने का गैजेट था, जैसे हमारे टीवी चैनल है। वो तस्वीर जाती थी, उसके बाद फिजिकल रिजल्ट जाना होता था। ये जैसे हमारे टीवी चैनल है ऐसे वो था आरटीएस, वो एप्लीकेशन थी एक। अच्छा, तो आरटीएस सिस्टम बैठ गया था ना, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जब तक चल के उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बस ठीक है, मैं अब जरा एक चीज में जरा एक मिनट यार, एक मिनट सदाकत अली भाई साहब, एक मिनट। आरटीएस मैंने पहले इतना लंबा समझाया, पता नहीं कैसे समझाएं। आरटीएस एक एप्लीकेशन थी जो इंटरनेट के जरिए चलती थी, इंटरनेट पे दबाव आया, उसका सिस्टम बैठ गया। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया कि इससे बदमज़गी जरूर पैदा हुई है, लेकिन इसका इलेक्शन की धांधली से कोई ताल्लुक आरटीएस का नहीं है, ये तो सबने कहा। अब ये समझें कि ये जो मशीन नई बन रही है, इसका ना इंटरनेट से कोई ताल्लुक है, ना वाईफाई से कोई ताल्लुक है, ना इसका किसी और डिवाइस से कोई ताल्लुक है। ये तार के साथ चलने वाली 19वीं सदी की पुरानी मशीन है। इसके अंदर हैकिंग सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि ये मशीन आपसे कोई छीन के ले जाए और ले जाके इसके अंदर कोई 1-1.5 घंटा लगा के इसके अंदर चीजें तब्दील करके बोर्ड एक निकाल के दूसरा लगा के उसके टांके शांके लगा के वापस फिट करके लाके आपको दे दे। इसके अलावा नहीं हो सकती। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रिजाइडिंग अफसर जो है उनको जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही उठा के ले जाते हैं, तो मशीन उठाना कौन सा मुश्किल है? तो उसी के लिए तो इस्लाहात होनी चाहिए। ये अवाम का कॉन्फिडेंस जब तक ये सिस्टम गेन नहीं करता, पार्लियामान में ये चीज आनी चाहिए। जी, क्या कह रहे हैं? सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड शायद अब्बासी साहब के पास कोई हल है आपके लिए। सिस्टम को कोई भी बात करेंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है जी अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं पहले किबला दुरुस्त करो फिर मशीना ले आओ। पहली बात ये कि आपकी मेहरबानी है कि आपने ये बात समझा दी कि जो आरटीएस था वो सिर्फ एक व्हाट्सएप का एप्लीकेशन था, उस पर कोई रिजल्ट नहीं बनता था। रिजल्ट तो फिजिकल जब वोट के वो जाते थे थैले, तो उससे बनता था जिसके अंदर फॉर्म 45 होते थे, और जहाँ पे आरओ के सामने हम लोग कैंडिडेट्स बैठे होते थे जब हमारा डाटा आता था। तो ये तो ऐसी एक अफवाह साजी है कि आरटीएस का कोई इलेक्शन की धांधली से ताल्लुक था। नंबर 2 ये बात है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज़ है, हम इनकी मर्जी की मशीन लाने के लिए तैयार हैं। इनको बता दें कि इंडिया जहां हमसे 6 गुना ज़्यादा आबादी है, वहां पे यही ईवीएम्स यूज़ हो रही हैं। अमेरिका के इलेक्शन में ईवीएम यूज़ हो रही हैं। तो ये इस तरह की बातें करके ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये नहीं, अमेरिका की कई रियासतों में अब मना हो गई है, जर्मनी में भी ये मना हो गई है, ये स्पेन में भी मना हो गई है, ये इटली में भी मना हो गई है। मायजा को नहीं पता, मुझे पता है कहाँ मना हुई है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आधी दुनिया में ये चल भी रही है। दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में ये चल भी रही है, बेहतरीन जगहों पे ये चल भी रही है। अगर ये और मायजा एक मिनट बताऊं मैं आपको, इसको रिजेक्ट करने की वजह धांधली नहीं है मायजा, ये भी याद रखिएगा। इसको रिजेक्ट करने की वजह उन मुल्कों का एक रवायती पुराना इलेक्टोरल सिस्टम है, वो अपनी रवायात को नहीं छोड़ना चाहते।
ये इसको रिजेक्ट करने की वजह धांधली नहीं है, ये भी आप कहीं पे भी निकाल लें, आपको पता चल जाएगा, रिसर्च कर लें इस पे आप। जी सदाकत साहब, बात मुकम्मल करें आप। नहीं देखिए इमरान, ईवीएम तो मैंने एक चीज है ये ना, बात- हम पूरा इलेक्शन के प्रोसेस को इस्लाहात नाफिज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एक्सपैट पाकिस्तानी हैं, जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको भी 90 लाख लोगों को इसमें शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि जो बाकी प्रोसीजर्स हैं, जहां जहां गलतियां हो सकती हैं, जहां जहां इलेक्शन का मेरी बात माहौल सुन खराब हो लेना, सकता है, एक जहां मिनट, जहां एक मिनट, इल्जाम लग मुझे सकता है, मैं वक्त उसको दूंगा, ठीक करने तैमूर के साहब, लिए आप ये मुझे अपनी सिर्फ ये तजावीज़ बता हैं, दें हमारे साथ बैठ कि जाए। इलेक्शन कमीशन के इस पे क्या तहफुजात है, मुझे ये बताएं ना। इलेक्शन वो उनके कमीशन- तहफुजात हैं। इलेक्शन कमीशन का ये इलेक्शन काम कमीशन- नहीं At the end है, of ये the day, काम election पार्लियामान commission का ने है, ये इलेक्शन ये सारा काम कमीशन is not आपका और being मेरा मेरे है। ख्याल में हम इलेक्शन इलेक्शन कमीशन- कमीशन को करना है, उनके कानून तहफुजात बनाना हैं हमारी कि नहीं? हमारी तैमूर दालपुर साहब, आप लोगों ने ये बात इनिशिएट की थी भाई, जरदारी आप साहब के मुझे दौरे ये हुकूमत बता में। दें कि अब मुझे आप ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप लोगों ने वोटिंग इनिशिएट की थी, के अब किसी तहफुजात शेप में आ रही है, नहीं है। पीपल्स पार्टी इस पे कोई ब्रीफिंग लेना चाहेगी और इसको स्टडी करना चाहेगी। देखिए जी, एक तो मैं बड़ा आपको क्लियर करता जाऊं, आप सबको बैठ के इमरान भाई कंफ्यूज कर रहे हैं, पुरानी और साइंटिफिक बातें मिला के, आप मेहरबानी करके ऐसे ना करें। जो असल बात है, हकीकत ये है, ईवीएम से इशू किसी को नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना नून लीग को ना पीपल्स पार्टी को। असल बात यह है कि सरकार पर किसी को भरोसा है ही नहीं, तो हम कैसे आगे चलें? ये बात नीड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको चाहिए ट्रस्ट लेवल, तो ट्रस्ट लेवल पीटीआई के साथ आपको मिलेगा नहीं। अब ट्रस्ट हम लेवल चाहते जब हैं तक कि नहीं हमने होगा इस चीज को तब study तक किया कोई हुआ भी है। मशीन बना लें, चाहे टाइम मशीन बना लें, किसी को कोई किसी किस्म का काम आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रस्ट लेवल पहली चीज है। तकलीफ नहीं, कल मुलाकात होती है नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।